फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 28 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर मोस्टली न्यूज़ पेगासस स्पाईवेयर के बारे में ही है कि कौन कौन स्नूपिंग टारगेट लिस्ट पर था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट की बात की गई है, जिसमें प्रोविजंस हैं कि लॉफुल इंटरसेप्शन करवाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, अगर वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का पर्पस आ जाता है। तो सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट कंटेन प्रोविजंस फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब कराया जा सकता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फ्लडिंग के बारे में है, वन नेशन वन राशन कार्ड को अब दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। यहाँ पर कांट अलाउ हॉस्पिटल्स टू प्रॉस्पर एट कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, एससी पुल्स ऑफ गुजरात। अब यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे टुक सीरियस एक्सेप्शन टू द गुजरात गवर्नमेंट गिविंग हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स ऑपरेटिंग विदाउट रिक्विजिट फायर सेफ्टी क्लियरेंस मोर टाइम टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स एंड सेड दैट इट हैड ऑलरेडी डायरेक्टेड इन दिसंबर 2020 की फायर ऑडिट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ये जो गुजरात गवर्नमेंट है, ये हॉस्पिटल्स का जो एक्सटेंडेड डेडलाइन है नॉर्म्स को मानने के लिए, उसको बढ़ाई जा रही। जो फायर सेफ्टी क्लियरेंस रिक्विजिट है वो अभी तक उन्होंने फॉलो नहीं किया हॉस्पिटल्स को, लेकिन बार बार उनकी डेडलाइन एक्सटेंड की जा रही, जिसके कारण हमने देखा भी था एक फायर इंसिडेंट भी हो गया था गुजरात के हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इतना ज़्यादा गुजरात गवर्नमेंट क्यों एक्सटेंड कर रही है। तो वंस देयर इज अ मैंडेमस ऑफ द कोर्ट इट इज़ वेल सेटल्ड दैट इट कांट बी ओवर रिडन। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है पहले कि आप जल्द से जल्द ऑडिट कराओ, सबके फायर ऑडिट कराओ। दिसंबर 2020 में ही बोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऑडिट नहीं किए गए हैं। तो यू कांट बाय एन एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन नलीफाई डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइक दिस। तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, गुजरात गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के द्वारा उस नॉर्म को कंप्लाई करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप सुप्रीम कोर्ट की किसी भी डायरेक्शन को ऐसे किसी एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के द्वारा नलीफाई नहीं कर सकते हो। The court was referring to a July 8, 2021 notification of the Gujarat Urban Development and Urban Housing Department giving hospitals and nursing homes time till end of June 2022। अब गुजरात गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये जो नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स हैं इनके पास 2022 जून तक का टाइम है नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने के लिए। The court said the order was tantamount to saying these hospitals will not have to comply with the order till the given time, where the court had in December last year asked COVID care hospitals that had not obtained no objection certificates from the state fire department कि जल्द से जल्द वो इमीडिएटली अप्लाई करें जिन्होंने ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स नहीं लिए। लेकिन उसके बाद भी गुजरात गवर्नमेंट डेडलाइन एक्सटेंड किए जा रही है। हॉस्पिटल्स हैव बिकम अ लार्ज इंडस्ट्री नाउ बेस्ड ऑन ह्यूमन डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये रिमार्क किया है, तो ये आप कोट भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल नाउ हैव बिकम अ लार्ज इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ह्यूमन डिस्ट्रेस, की ह्यूमन डिस्ट्रेस का फायदा बना के अब हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है, वो ह्यूमैनिटेरियन की तरह काम नहीं कर रहा है। तो वी कांट अलाउ देम टू प्रॉस्पर एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो किसी की जान पर हम हॉस्पिटल को प्रॉस्पर होने नहीं दे सकते। लेट सच हॉस्पिटल्स नॉट ऑपरेट इन बिल्डिंग्स विद 4 रूम्स, लेट सच हॉस्पिटल्स बी क्लोज। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को बंद करने की जरूरत है और स्टेट को अच्छी बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाने की जरूरत है। तो लेट नॉट द इंप्रेशन गो दैट द स्टेट इज शील्डिंग सच हॉस्पिटल्स। तो अगर स्टेट ऐसी डेडलाइन बढ़ाता रहेगा तो लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा कि स्टेट ऐसे हॉस्पिटल्स को शील्ड कर रहा है। तो ये इंप्रेशन में लोगों में नहीं जाना चाहिए और लोगों की लाइफ के बेसिस पे हॉस्पिटल को प्रॉस्पर होने का चांस नहीं मिलना चाहिए और ऐसे हॉस्पिटल को जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इस इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। इसमें इन्होंने ये बताया है, इट रिलीज ऑन ट्यूसडे सेज दैट स्टेट्स अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, कि जिन स्टेट्स में इनइक्वालिटीज़ थोड़ी कम हुई हैं और ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है स्टेट के द्वारा हेल्थ पे, तो वहाँ पे कोविड-19 के केसेस कम देखे गए हैं। तो द स्टेट्स अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़, तो जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ कम है वहाँ पे कोविड के केसेस कम देखे गए हैं। तो इस चीज़ के दो फैसेट्स हो सकते हैं। पहला, स्टेट्स दैट हैव फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स बीन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज सच एज इनइक्वालिटीज टू एक्सेस टू हेल्थ बिटवीन द जनरल कैटेगरी एंड SC/ST पॉपुलेशन हैव लेस कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोविड। तो जिन स्टेट्स ने इनइक्वालिटीज घटाई है जनरल कैटेगरी और SC/ST पॉपुलेशन के बीच में, सबको एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आए हैं, तो वहाँ पे कोविड के केसेस कम देखने को मिले हैं, जैसे कि ऐसे कुछ स्टेट्स हैं तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ऑन द अदर एंड स्टेट्स दैट हैव हैड हायर GDP एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इसके अलावा जिन स्टेट्स ने ज़्यादा खर्चा किया हेल्थ पे, वहाँ पे भी
भी कोविड के केसेस कम देखने को मिले हैं और वहाँ पे रिकवरी रेट भी कोविड केसेस का ज़्यादा है। द रिपोर्ट मार्क्स केरला एज अ सक्सेस स्टोरी इन हैंडलिंग द पैंडेमिक। तो केरला को एक सक्सेस स्टोरी बताई गई है पैंडेमिक को कैसे हैंडल किया। It stated that those in higher income brackets and with access to health infrastructure had to face less visits to hospitals and COVID centers than those belonging to lower income groups. तो lower income groups को ज़्यादा health infrastructure में उनको accessible हुआ और वो ज़्यादा नहीं जा पाए, तो ज़्यादा inaccessible की दिक्कत थी जो lower income groups वाले लोग हैं। तो people belonging to lower income groups also faced 5 times more discrimination on being found COVID positive. और अगर वो COVID positive हैं भी तो जो निचले दर के लोग हैं उनको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा एज कम्पेयर टू जो दूसरे लोग हैं। ओवर 50% ऑफ पीपल फ्रॉम SC एंड ST कम्युनिटीज फेस डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग नॉन कोविड मेडिकल फैसिलिटीज। तो 50% कम से कम लोग SC ST कम्युनिटीज़ के थे जिनको डिफिकल्टीज हुई कोई भी नॉन कोविड फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने में। अगर जनरल कैटेगरी में देखो तो ये 18.2% लोग हैं, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ओनली 15% रूरल हाउस होल्ड्स हैड एन इंटरनेट कनेक्शन, और अगर कंपेयर करो अर्बन से तो ये ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है। तो मोर देन 60% ऑफ विमेन अक्रॉस 12 स्टेट्स हैड नेवर यूज द इंटरनेट। तो 60% महिलाओं ने 12 स्टेट्स के अंदर कभी इंटरनेट यूज़ किया ही नहीं है। और एनालिसिस फाइंड्स दैट एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ दिखी, जैसे आपको देखा कि 60% महिलाओं ने कभी नेट को यूज़ ही नहीं किया है, रूरल एरिया में लोगों के पास स्मार्टफोन यूजर्स इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इसके कारण ये सारी चीज़ें हेल्थ सिस्टम में भी ट्रिकल डाउन होती हैं। तो 10 पीपल इन द जनरल कैटेगरी परफॉर्म्स बेटर देन द SC एंड STs। तो जैसे मैंने बताया कि 18.2% जो लोग थे जनरल कैटेगरी में, उन्होंने ज़्यादा, अगर उससे कंपेयर करो SC ST में तो 50% लोग थे जो कि एक्सेस नहीं कर पाए नॉन कोविड फैसिलिटीज़ को। तो इससे क्या पता चल रहा है, जनरल कैटेगरी लोगों ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया SC STs में, हिंदूज़ ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया मुस्लिम से, द रिच परफॉर्म बेटर देन द पुअर, मैन आर बेटर ऑफ देन वीमेन एंड द अर्बन पॉपुलेशन इज बेटर ऑफ देन द रूरल पॉपुलेशन। द एवरेज मेडिकल एक्सपेंडिचर पर हॉस्पिटलाइजेशन केस हैज ट्रिपल्ड बिटवीन 2004 से 2017। तो 2004 से अगर कंपेयर करो तो 2017 में एवरेज मेडिकल एक्सपेंडिचर हर हॉस्पिटलाइजेशन केस में लगभग 3 गुना हो गया है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है पुअर और रूरल हाउस होल्ड्स के लिए हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करना। लेस देन 1/3 ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स वर कवर्ड बाय गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है उसमें अगर देखो तो सिर्फ 1/3 ही हाउस होल्ड्स कवर हैं। द रिपोर्ट सेट द आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो इंडिया में है वो 64.2% है, अगर वर्ल्ड का देखो तो वो 18.2% है। तो यहाँ पर पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर आप याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड का 18.2% है और इंडिया का 64.2% है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हैं, जैसे 1/3 से गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है लोगों के पास। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे धांगर कम्युनिटी की बात की है, तो घौली धांगर कम्युनिटी को अब गोवा में शेड्यूल ट्राइब्स में इंक्लूड किया जाएगा। तो डेलीगेशन डिस्कस द इंक्लूजन ऑफ घौली धांगर कम्युनिटी इन गोवा अमंग शेड्यूल ट्राइब्स। तो हो सकता है ऐसा हो कि इन्हें जल्द से जल्द शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। हम आगे चलते हैं। ये वाला हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे व्हेन चाइना मीट्स तालिबान। तो ऑथर ने सबसे पहले ये बोला, अफगानिस्तान में अब तक कोई भी गया, ब्रिटेन, रशिया, US, कोई भी वहाँ पर सक्सीड नहीं हुआ, तो क्या बीजिंग जाएगा तो बीजिंग सक्सीड हो सकता है या नहीं। तो ऑथर ने बोला इससे पहले जो एक्टर्स गए थे, कंट्रीज गए थे जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, US, वो अपनी मिलिट्री माइट को लेकर के थे, लेकिन जो चाइना जा रहा है वो अपनी इकोनॉमिक माइट को लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। तो माइट द चाइनीज फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डू द ट्रिक इन अफगानिस्तान वेयर द मिलिट्री अप्रोचेस ऑफ रशिया एंड अमेरिका हैव फेल्ड मिजरेबली। तो रशिया और अमेरिका की तो अप्रोचेस फेल हो गई, उनकी मिलिट्री अप्रोचेस थी। तो यहाँ पे चाइना की अप्रोच में डिफरेंस है कि चाइना की जो अप्रोच है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली अप्रोच है। तो कैन चाइनीज कैपिटल seduce द तालिबान एंड नज इट टुवर्ड्स पॉलिटिकल मॉडरेशन। तो क्या चाइनीज कैपिटल की वजह से जो तालिबान है वो मॉडरेशन की तरफ जा सकता है और इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हो सकता है अफगानिस्तान का। तो हम ये देखेंगे। While Beijing has been cautious, the demands on China to save Afghanistan are growing. Washington, now locked in an escalating confrontation with Beijing, sees Afghanistan as a potential area of bilateral cooperation. तो चाइना अफगानिस्तान को एक पोटेंशियल एरिया देखता है बायलैटरल कोऑपरेशन की तरह। रशिया, whose partnership with China has never been as good, has a common stake in preserving the stability of frontiers with Afghanistan. तो अभी रशिया का भी स्टेक है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। There was a time when even Delhi thought that Afghanistan would be a natural area for India and China to work together. एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली को ये लगता था, इंडिया को ये लगता था कि इंडिया और चाइना साथ में काम कर सकते हैं अफगानिस्तान में। बट लिटिल केम आउट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जब वुहान समिट हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज लीडर जी जिनपिंग में 2018 में, तो ऐसा फिर कुछ देखने को नहीं मिला कि अफगानिस्तान में अच्छा कोऑपरेशन हो सकता है इंडिया और चाइना का। Afghanistan's northern neighbors, Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan all have expanding political and economic ties with China. तो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान सबकी टाइज तो अच्छी हो रही हैं चाइना के साथ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक टाइज दोनों बढ़ रही है चाइना के साथ, बट हैव ट्रेडिशनल रिलाइड ऑन रशिया फॉर द सिक्योरिटी। लेकिन ये वाले जो कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के नेबर, ये
रशिया पे रिलाई करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो दे माइट सपोर्ट अ लार्जर रोल फॉर बीजिंग इन अफगानिस्तान इन पार्टनरशिप विद मॉस्को। तो ये वाली कंट्रीज ये चाहेंगे कि बीजिंग का रोल हो अफगानिस्तान में, लेकिन मॉस्को के साथ पार्टनरशिप भी हो। ईरान, काबुल्स वेस्टर्न नेबर ऑल्सो हैज डीपनिंग टाइज विद चाइना। तो ये जो अफगानिस्तान के नेबर हैं तो वो चाहते हैं कि चाइना के साथ अच्छा रिलेशन हो अफगानिस्तान का और रीजन में स्टेबिलिटी आए। बीजिंग इज इंडीड क्रिटिकल इन पाकिस्तान प्लान्स फॉर अफगानिस्तान। लेकिन यहाँ पे जो बीजिंग है वो पाकिस्तान का जो प्लान है अफगानिस्तान के लिए उससे क्रिटिकल है। चाइना's emergence as a great power is the main difference between 1996 when the Pakistan army installed Taliban। अब 1996 में जब तालिबान पावर में आया था अफगानिस्तान में और अब की जो सिचुएशन है इसमें सिर्फ बदला क्या है, चाइना की पहले इतनी इकोनॉमिक माइट नहीं थी जो चाइना की आज इकोनॉमिक माइट हो गई है। तो चाइना's emergence as a great power is the main difference between 1996 when the Pakistan army installed Taliban in Kabul and its ambition for a repeat in 2021। अब पाकिस्तान आर्मी वापस से तालिबान को इंस्टॉल करना चाहती है काबुल में 2021 में। उसने 1996 में भी किया था, लेकिन इस बार डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इस बार चाइना ग्रेट पावर की तरह बन गया है। तो लेफ्ट अलोन टू प्रोसाइड ओवर अफगानिस्तान डेस्टिनी इन द लेट 90s when Russia troops withdrew and American turned its back, Pakistan saw versions of leveraging the strategic depth in Afghanistan to enhance its regional power। तो पाकिस्तान अपनी रीजनल पावर को बढ़ाना चाहता था और वहाँ पे तालिबान को इंस्टॉल कर दिया गया। सच वॉज पाकिस्तान सेंस ऑफ ट्रायम्फलिज्म दैट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लैंडेड इन काबुल विद अ लार्ज डेलीगेशन इन अप्रैल 1992 विद इन 24 आवर्स ऑफ द मुजाहिदीन गेनिंग कंट्रोल। तो मुजाहिदीन ने जैसे कंट्रोल लिया था तभी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो काबुल में पहुंच गए थे। तो इससे ये समझ आता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा तालिबान को पावर में वहाँ पर रखना चाहता था। दैट द पाकिस्तानी डेलीगेशन डिड नॉट बॉदर टू आस्क फॉर वीजाज शोड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप रावलपिंडी वांटेड विद पाकिस्तान। वाई कुडेंट पाकिस्तान टर्न इट्स विक्ट्री टू लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है, पाकिस्तान को विक्ट्री मिल गई थी अफगानिस्तान में, तो ये लॉन्ग टर्म गेन क्यों नहीं कर पाया पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान में। Either after the Russia supported regime collapsed in 1992 or the installation of Taliban in 1996। पहला आंसर ये है कि वो क्यों नहीं अपनी ये लॉन्ग टर्म गेन्स रख पाए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान को देने के लिए कोई स्थायी नहीं, सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आज चाइना क्या कर सकता है, चाइना वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इट हैड नो एजेंडा फॉर रीबिल्डिंग अ नेशन। पाकिस्तान के पास कोई एजेंडा ही नहीं था कि नेशन को कैसे बिल्ड किया जाए, और वहाँ पे 2 डेकेड्स ऑफ सिविल वॉर हुआ। दिस टाइम अराउंड दो पाकिस्तान हैज चाइना, इस बार पाकिस्तान के पास चाइना है विच हैज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल विल टू इन्वेस्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। तो अगर पाकिस्तान इस बार तालिबान को सपोर्ट करे और उसके बाद चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे तो ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन द एक्सटेंशन ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चाइना का है, तो वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है अफगानिस्तान में। अफगान लीडर्स हैव ऑल्सो बीन ईगर टू ड्रॉ चाइनीज बीआर इनटू देयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। तो अफगान लीडर्स भी तैयार है इस बात के लिए कि चाइना का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड हो। During their engagements with Chinese leaders, both Hamid Karzai and Ashraf Ghani pressed Beijing to invest in Afghanistan। तो engagement के टाइम चाइनीज लीडर के साथ तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने बोला भी था कि चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है अफगानिस्तान में, उन्होंने चाइना को बोला भी था इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर काबुल्स पॉलिटिकल कैलकुलस एंड लिमिटेड पाकिस्तान क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस। that US was too dependent on Pakistan for sustaining a large military presence in Afghanistan। तो अभी जो US अपनी मिलिट्री थी US की, तो US अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था किसी भी डायलॉग के लिए, पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। तो इंडिया नेवर हैड द कैपेबिलिटी टू ओवरकम रावलपिंडीज ह्यूज जियोग्राफिकल एडवांटेजेस इन अफगानिस्तान। अब इंडिया को कंपेयर करो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के पास जियोग्राफिक एडवांटेज हो जाता है जहाँ पे अफगानिस्तान की बात आती है। इसीलिए पाकिस्तान जो है अपना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर पाता है अफगानिस्तान में, जो कि इंडिया नहीं कर सकता। काबुल होप्ड दैट चाइना इज अ क्लोज पार्टनर ऑफ पाकिस्तान वाज इन द बेस्ट पोजीशन टू रीस्ट्रेन रावलपिंडी। Beyond Afghanistan, many would be willing to bet that a combination of Chinese economic power and Pakistan Army's mentorship of Taliban provides a solid basis for the deliverance of Afghanistan from 4.5 decades of conflict। अगर अफगानिस्तान के बियॉन्ड देखो तो बहुत लोग ऐसा बेट करेंगे कि चाइनीज़ की इकोनॉमिक पावर मिल जाए और पाकिस्तान की आर्मी मेंटरशिप मिल जाए, तो तालिबान को एक सॉलिड बेसिस मिल जाएगा डिलीवरेंस ऑफ अफगानिस्तान में और वो वहाँ पर अपना रूल कर सकते हैं। देर आर 2 प्रॉब्लम्स विद द थीसिस। अब ऑथर ने बोला ये जो थीसिस है कि चाइना की इकोनॉमिक माइट और पाकिस्तान की आर्मी पावर अगर मिल जाए तो अफगानिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम, पहली ये द फर्स्ट रिलेट्स टू द डीप सोर्स ऑफ कॉशन इन चाइनीज पॉलिसी। अब चाइना की पॉलिसी में कुछ कॉशन है। पहला ये, नाइदर द प्रोस्पेक्ट ऑफ mining Afghanistan's natural resources nor the vanity of being the newest superpower will compel China to rush into Afghan vacuum। China knows that the Taliban is yet to gain control। अभी चाइना को पता है अभी तालिबान ने काबुल को गेन नहीं किया और बाकी अफगान सिटीज़ को भी गेन नहीं किया। Nor can Beijing assume that stability will prevail soon। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब नहीं हो सकता है जब लगातार वायलेंस हो रहा है।
ठीक है। तो लास्ट वीकेंड दुशानबे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, अब वांग यी की यहाँ पे बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि उन्होंने बोला था ही लॉर्डेड काबुल फॉर इट्स एफर्ट्स टू मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड प्रमोट सोशल स्टेबिलिटी। तो उन्होंने अफगानिस्तान को ये बोला था कि जैसे अफगानिस्तान अपनी नेशनल यूनिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है इंसर्जेंसी के बाद भी, तो ये एक काबिल तारीफ वाली बात है। एंड डिमांडेड दैट तालिबान गिव अप इट्स सपोर्ट टू टेररिज्म, और उन्होंने ये बोला था कि तालिबान जो सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को, उसे छोड़ दें। एज अ मेजर मिलिट्री फोर्स इन अफगानिस्तान, वांग सेड तालिबान शुड रिकॉग्नाइज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री, कि तालिबान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे अपने देश के प्रति और एक टेररिस्ट फोर्स से पूरे अपने नाते तोड़ दें और अफगानिस्तान के पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आ जाए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। Skeptics would say China can afford to take a principled position while its partner Pakistan is pushing for a Taliban victory on the ground. That cynicism, however, underestimates the intensity of Chinese concerns on Taliban's ideology and its potential role in fomenting instability in its restive Muslim majority province Xinjiang. अब Xinjiang जो है वहाँ पर उघेर्स मुस्लिम रहते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे इंसर्जेंट आउटफिट्स ना आ जाए, तो ऐसा चाइना को डर है। लेकिन तालिबान ने प्रॉमिस किया है कि वो अफगान सॉइल में कभी भी कोई भी चीज़ चाइना के अगेंस्ट नहीं होने देगा। तो इट हैज़ ऑल्सो वेलकम चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, तो तालिबान ने भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में उसका स्वागत ही किया है। बट बेजिंग इज नॉट नाइव इनफ टू टेक द तालिबान स्टेटमेंट ऑन फेस वैल्यू। अब जैसे तालिबान ने ये बोल दिया कि हम अफगान सॉइल में कुछ भी चाइना के अगेंस्ट नहीं होने देंगे, लेकिन बेजिंग इतना भी सीधा नहीं है कि बेजिंग मान जाए जो तालिबान ने बात बोली। Nor can the Beijing bet that its special relationship with the Pakistani army will guarantee the security of Chinese frontiers as well as its investment in Pakistan. अब बेजिंग इस बात पे भी बैट नहीं कर सकता कि हो सकता है कि बेजिंग की अच्छी रिलेशन है पाकिस्तान आर्मी के साथ, लेकिन उसके बाद भी जो चाइना के बॉर्डर्स हैं उनको गार्ड करने की जरूरत है और साथ ही इन्वेस्टमेंट जो भी चाइना अफगानिस्तान में करेगा उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। द ग्रोइंग अटैक्स ऑन सीपीईसी प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, अभी पता चला था जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में, वहाँ पे अटैक हो गया, 9 चाइनीज सिटीजन्स भी मर गए। तो ऐसे डिफिकल्टी में, ऐसे वॉयलेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल बात है। द सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द तालिबान, अब दूसरी प्रॉब्लम तालिबान के साथ आती है। इज इट रियली रेडी टू पुट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द सेंटर, क्या तालिबान सच में रेडी है इस बात के लिए कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है वो अफगानिस्तान में। इज इट ओपन टू लेटिंग इन फॉरेन कैपिटल, क्या वो फॉरेन कैपिटल को आने देगा, क्योंकि फॉरेन कैपिटल के साथ एक बैगेज भी आता है, तो शायद ही वो इसके लिए रेडी हो। प्रॉमिस दैट तालिबान वांट्स गुड स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन विद द वर्ल्ड, अब तालिबान ने तो यही बोला है कि वो अच्छे रिलेशन चाहता है पूरी दुनिया के साथ, and that it will not allow one to use its territory to threaten the security of other countries, और वो अपनी टेरिटरी को कभी नहीं यूज़ होने देगा कि किसी और कंट्री के खिलाफ सिक्योरिटी खतरे में आए। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दिस इज द टैक्टिकल रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग कंसर्न्स इन द वर्ल्ड। अब लोगों को लग रहा है जैसे बाकी वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ को लग रहा है कि तालिबान पावर में आ गया तो क्या होगा, हो सकता है कि सिर्फ उसी डर को दूर करने के लिए भी तालिबान ये बोल रहा है कि हम अपने धरती पर किसी के देश के अगेंस्ट कुछ होने नहीं देंगे, पर क्या सच में ऐसा तालिबान चाहता है? मोर फंडामेंटली देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द रोल ऑफ इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन इन तालिबान्स फियर्स इंसिस्टेंस ऑन द क्रिएशन ऑफ एन इस्लामिक एमिरेट इन अफगानिस्तान। तो इससे पहले क्या चाहता था तालिबान चाहता था कि एक इस्लामिक एमिरेट हो अफगानिस्तान में। द आइडिया दैट मनी कैन बाय तालिबान्स लव इज नॉट न्यू, तो सबको ये लगता था कि जो पैसे से तालिबान को खरीदा जा सकता है, तो ये इससे पहले भी हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल ये सही वैसा नहीं है। जब तालिबान पावर में था तो यूएस की ऑयल कंपनी जो यूनोकॉल थी उसने सपोर्ट मांगा था कि हम एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बनेंगे तुर्कमेनिस्तान, लेकिन उसके बाद भी तालिबान इसमें इंटरेस्टेड नहीं देखा। तो आज के चाइना की इकोनॉमिक माइट से तालिबान इंटरेस्टेड हो सकता है, ये देखने वाली बात है। सेड्यूसिंग द तालिबान माइट बी अ टॉल ऑर्डर इवन फॉर चाइनीज कैपिटल, ठीक है, तो तालिबान को सेड्यूस करना बहुत बड़ी बात है, चाइनीज कैपिटल कर पाए या ना कर पाए देखने वाली बात है। एंड दैट हैज शोन इनॉर्मस एपेटाइट फॉर पॉलिटिकल रिस्क एंड कंसिडरेबल सक्सेस एंड एलीट कैप्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आएगा। ये आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है जो चाइना की इकोनॉमिक माइट है और पाकिस्तान के पास जो आर्मी पावर है उससे अफगानिस्तान की हम आगे थोड़ा फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन क्या चाइना डेवलपमेंट कर पाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएगा इतने वॉयलेंस में, और क्या तालिबान सच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है या नहीं चाहता है, या सिर्फ तालिबान ऑन द फेस ऐसी बातें सिर्फ बोल रहा है। हम आगे चलते हैं। ये है आर्टिकल यूनाइटेड बाई पेट्रियार्की डिवाइडेड बाई लव। तो प्यू रिसर्च अनसरप्राइजिंग इस कॉन्टेक्स्ट में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डू नॉट प्रेफर इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट मैरिज। तो प्यू रिसर्च से पता चला है कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस को नहीं प्रेफर करते हैं। कन्वर्जन इज हार्डली इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इंडिया डज हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ दैट अलाउज फॉर इंटरफेथ मैरिजेस। जो इंडिया में ऐसा लॉ है जो कि अलाउ करता है इंटरफेथ मैरिजेस को, लेकिन यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसी यूनियंस को फैसिलिटेट हो, लेकिन यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ज़्यादातर क्या करती है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है, इंटरकास्ट मैरिजेस होने नहीं देती है।
और क्या करती है, जब भी कोई ऐसी इंटरकास्ट मैरिज होने जाती है तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये ओपिनियन लेने जाएंगे उनके पेरेंट्स का, जबकि पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट तो ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि वो एडल्ट्स हैं, वो जिसके साथ शादी करना चाहे वो कर सकते हैं। Couples who marry without the consent of their families can scarcely hope to complete the 30-day waiting period involved without obstacles. जो कपल अपने फैमिलीज के बिना कंसेंट के मैरी करते हैं तो उनको जो 30 डे का वेटिंग पीरियड मिलता है वो बिना ऑब्स्टेकल्स के जी ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इस बात में कन्विंस्ड होती है कि इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एडिशनली, अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स, हिंदू विजिलेंट ग्रुप्स विद कनेक्शंस इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एज वेल एज कोर्ट्स आर अलर्ट टू एनी इंडिविजुअल्स हु डेयर टू डेविएट फ्रॉम नॉर्म्स। इसके अलावा जो हिंदू विजिलेंट ग्रुप्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में उनके जो भी कनेक्शन होते हैं तो वो उनसे पूछ लेते हैं कि कोई भी ऐसी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है या फिर हो रही है तो बता दें उन्हें। तो इन सच अ सिचुएशन इट इज़ डिसइंजीनियस टू सजेस्ट दैट कपल्स कुड चूज अ वेडिंग अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर बिना कन्वर्जन के आप शादी कर सकते हैं, तो अलग अलग रिलीजन के लोग उसमें शादी कर सकते हैं। फ्री चॉइस ऑन द क्वेश्चन ऑफ मैरिज वो सच में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर डिसीजन होते हैं फैमिली में तो ये अडल्ट लेते हैं। आगे चलते हैं। रोड टू डेमोग्राफिक डिस्ट्रेस। तो अब जो यूपी की नई पॉपुलेशन पॉलिसी आई है तो ऑथर ने बोला है कि उससे क्या क्या दिक्कत आ सकती है। इन इंडिया, सक्सेसिव राउंड्स ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिकेट्स दैट द फैमिली साइज हैड डिक्लाइन कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट। तो एनएफएसएच से ये पता चला है, एनएफएसएच के सर्वे से ये पता चला है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इन यूपी, टू मोस्ट यंग कपल्स ऑलरेडी हैव 2 चिल्ड्रन। अगर यूपी में भी देखो तो ज़्यादातर यंग कपल्स के 2 ही बच्चे हैं। डिस्पाइट दिस डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, तो भले ही डिक्लाइन है इस फर्टिलिटी में लेकिन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो पॉपुलेशन इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि यंग लोग ज़्यादा हैं। तो डेमोग्राफर्स कॉल दिस द पॉपुलेशन मोमेंटम। तो इसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ ऑल द कपल्स इन यूपी वर, अगर सारे कपल्स के भी 2 ही बच्चे हों तो पॉपुलेशन ग्रो ही करेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल इन द स्टेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग पीपल हैं यूपी में। तो अनलाइक इन द पास्ट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग नॉट बिकॉज कपल्स ऑफ मोर चिल्ड्रन। तो पहले पॉपुलेशन इसलिए ग्रो होती थी क्योंकि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। आज पॉपुलेशन इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि यंग लोग ज़्यादा हैं, तो भले ही वो 2 बच्चे करेंगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ती हुई ही दिखेगी। तो इस पॉपुलेशन मोमेंटम बोलते हैं इस टर्म को। द आर्ग्यूमेंट दैट कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन विल इंक्रीज द नेचुरल रिसोर्स। तो जैसे ये आर्ग्यूमेंट यूपी में था कि ज़्यादा अगर जनता होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा और नेचुरल रिसोर्स कम पड़ जाएंगे लोगों के लिए। तो इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू रिव्यू कंजम्पशन पैटर्न। तो ऑथर ने बोला अगर आप कंजम्पशन पैटर्न देखें, जो रिच हैं वो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू जो पुअर है। तो द रिच कंज्यूम फार मोर नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट मच मोर टू द ग्रीन हाउस एमिशंस देन द पुअर whose number such laws offer aim to control। और लोग और यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी क्या चाह रही है कि लोगों के नंबर कम हो जाए, तो उससे कोई कंजम्पशन पैटर्न में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंजम्पशन तो ज़्यादातर रिच लोग ही कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की बात की गई थी कि वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी के लिए लोगों को एनकरेज किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। तो ऑथर ने बोला है कि सिंस स्टेरिलाइजेशन सर्टिफिकेट विल बी द ओनली वे टू इंश्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स। अगर 2 बच्चे हो गए फिर आपने गवर्नमेंट को स्टेरिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखा दिया तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी पॉपुलेशन पॉलिसी को अगर मानोगे तो उससे रिलेटेड जो भी है। तो ऑथर ने बोला स्टेरिलाइजेशन सर्टिफिकेट जल्द से जल्द लेने के लिए जो कपल होंगे वो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर लेंगे, तो जो गैप है बच्चों के बीच में वो कम होगा। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है दीज कपल्स वुड हैव देयर 2 चिल्ड्रन इन क्विक सक्सेशन फॉलोड बाय स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन। तो इफ इंस्टेड दे ऑप्टेड फॉर स्पेसिंग, अगर वो स्पेसिंग के लिए ऑप्ट करते और उनके चिल्ड्रन लंबे पीरियड के दौरान हुए होते 2 बच्चे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लोअर होता है। लेकिन अगर वो जल्दी जल्दी बच्चे करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आगे भी बढ़ने ही वाला है। तो यूपी कुड एंड अप फेसिंग द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ लो फर्टिलिटी और साथ ही हाई बर्थ रेट हो और ओवरऑल हाई पॉपुलेशन में देखने को मिल सकती है। यूपी यंग स्टेट है, 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलोंग टू द यूथ। लॉ proposes to potentially exclude them from government jobs, scheme and subsidies. Data clearly show that it is the poor who vote most enthusiastically in the hope that they get a government that will support their needs। तो अभी आपको पता चल गया कि इसमें क्या फ्लॉज हैं ऑथर के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में है कि पेगासस स्पाईवेयर, तो पेगासस को क्यू सूट के नाम से भी जाना जाता है। ये एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। क्यू साइबर टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड लीडिंग साइबर इंटेलिजेंस सोल्यूशन है, जो कि ये अपनी स्पाईवेयर जो है बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को देता है ताकि वो किसी भी वर्चुअली किसी भी मोबाइल डिवाइस से उनका डेटा निकाल सकें।
अंटिल अर्ली 2018, तो ये इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा अंटिल अर्ली 2018 एनएसओ ग्रुप क्लाइंट्स प्राइमरली रिलाइड ऑन एसएमएस एंड व्हाट्सएप मैसेजेस। तो अभी क्या है, अभी तो एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस इन्हें भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ऐसी थी कि एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते थे, लोगों को टारगेट करते थे। मतलब लोग अगर उस लिंक पर क्लिक कर देंगे, वो मेलिशियस लिंक होगा, तो उसके कारण इन्फेक्शन आ जाएगा उनके मोबाइल डिवाइसेस में और ये फिर हैक कर लेंगे सब कुछ। तो पेगासस ब्रोशर डिस्क्राइब दिस एज इनहेंस सोशल इंजीनियरिंग मैसेज व्हेन अ मैलिशियस लिंक, जब पैकेज्ड ईएसईएम में जैसे ही क्लिक होगा तो फोन सर्वर में डायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद सूटेबल रिमोट एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगा। इन इट्स अक्टूबर 2019 रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज ऑफ नेटवर्क इंजेक्शंस, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने नेटवर्क इंजेक्शन का यूज करना शुरू कर दिया है, विच इनेबल्ड अटैकर्स टू इंस्टॉल द स्पाईवेयर विदाउट रिक्वायरिंग एनी इंटरेक्शन बाय द टारगेट। तो अभी इससे पहले आपको जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप एसएमएस पे एक लिंक आएगा, उसको अगर कोई इंसान क्लिक कर देगा तो फिर उसके बाद ये डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ है, अभी नेटवर्किंग इंजेक्शंस का यूज़ करें, उसमें कोई लिंक कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं, किसी को किसी पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही जो जैसे एंड्रॉइड है इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, तो ये जो है पेगासस स्पाईवेयर ये उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। तो पेगासस कैन अचीव सच जीरो क्लिक इंस्टॉलेशन ऑन वेरियस वेज। Earlier this year, cybersecurity firm ZocOps claimed iPhones and iPads have had a traditional vulnerability to unassisted attacks। तो हमेशा से ये जो एंड्रॉइड होते हैं या iOS सिस्टम्स होते हैं तो इसमें हमेशा से कुछ वल्नरेबिलिटीज तो होती हैं। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो वन ऑफ द वरिंग एस्पेक्ट ऑफ द पेगासस स्पाईवेयर इज हाउ इट हैज इवॉल्व फ्रॉम इट्स अर्ली स्पेयर फिशिंग मेथड्स यूजिंग टेक्स्ट लिंक्स और मैसेजेस। अब इस जीरो क्लिक अटैक्स तक की टेक्नोलॉजी पर पहुंच चुका है। अब किसी को कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन, बिना उसके सब कुछ कर सकता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे यूएस ने चाइना पे एक्यूज किया है कि चाइना हैकिंग कर रहा है, ग्लोबल हैकिंग कैंपेन में चाइना का हाथ है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मंडे फॉर्मली एक्यूज द चाइनीज गवर्नमेंट ऑफ ब्रीचिंग माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सिस्टम, कि चाइनीज गवर्नमेंट माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सिस्टम को ब्रीच कर रहे हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सिस्टम तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी के द्वारा यूज होता है, गवर्नमेंट के द्वारा यूज होता है, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा यूज होता है। अब बाइडेन ने जब से ऑफिस संभाला है तब से ये दिख रहा है कि जो यूएस है अब वो एग्रेसिवली कॉलिंग आउट करता है साइबर अटैक्स, भले ही वो रशिया के द्वारा भले ही चाइना के द्वारा हो रहा है। और साथ ही वो नेटो और ईयू एलाइज को भी बोलता है कि वो भी कॉल आउट करें बीजिंग को और मॉस्को को। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के साथ चाइना जो है वो उनका मेजर ट्रेड पार्टनर है। तो दीज मूव्स आर पार्ट ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड प्लान टू शिफ्ट यूएस फोकस फ्रॉम वॉर्स इन वेस्ट एशिया टू न्यूअर चैलेंजेस पोज बाय रशिया एंड चाइना। तो इससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपना प्लान शिफ्ट किया है, जैसे कि पहले यूएस फोकस रहता था वॉर होने चाहिए वेस्ट एशिया में जो वॉर्स होते थे उन पर उनका फोकस रहता था, लेकिन अब ये ज़्यादातर ध्यान दे रहा है रशिया और चाइना जो भी नए चैलेंजेस पोज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज़ वही है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जो एनएसओ ने बनाया है, इजरायली कंपनी ने। तो लिबरल पार्टी ने इजराइल्स गवर्निंग कोalition said on Monday it would ask the defense ministry about exports of Israeli spyware। की इजरायली स्पाईवेयर की पूरी दुनिया में बात आ रही है कि जर्नलिस्ट के फ़ोन हैक किए जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स के फ़ोन हैक किए जा रहे हैं, तो ये इजरायली जो सॉफ्टवेयर है वहाँ तक गया कैसे। तो एनएसओ ने सारे एलिगेशंस को बोला ये सारी फॉल्स एलिगेशन है और वो अपनी ये जो पेगासस स्पाईवेयर है वो सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ बोले, सब कुछ झूठ है, वो सब गवर्नमेंट को ही देते हैं अगर गवर्नमेंट मांगती है तो बट अनदर मेड्स लॉयर फॉर्मर इजरायली मिलिट्री डेप्यूटी चीफ यर गोलन सेट द रिपोर्ट लुकिंग ऑन एनएसओ लुक टेंडेंशियस विद द कमर्शियल मोटिवेशन। तो ये सारी बातें पर उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने बोला नहीं हम ऐसे किसी को नहीं देते हैं। आगे चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। पेट्रो एक्साइज मॉप अप जम्प 74% फीड्स इन्फ्लेशन विद हाई फ्यूल प्राइसेस। तो विद क्रूड ऑयल प्राइसेस रिकवरिंग टू प्री कोविड लेवल्स, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैड कॉल्ड फॉर अ विड्रॉल ऑफ प्रोडक्शन कट्स अनाउंस्ड बाय द ओपेक। तो ओपेक ने ये बोला था कि वो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से जो पेट्रोल के प्राइसेस थे उनका दाम बहुत नीचे चला गया था। The OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries and its allies led by Russia, have agreed to gradually withdraw COVID-relation production cuts। तो उन्होंने ये जो बोला था ये प्रोडक्शन कट करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि जब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो अपने आप ही प्राइस ऊपर चले जाएंगे फ्यूल के। तो अब इन्होंने बोला है ये जो इन्होंने कोविड रिलेटेड प्रोडक्शन कट्स करने वाले थे उसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है इंडिया में भी फ्यूल प्राइसेस थोड़े नीचे जाएँ। ब्रेंट क्रूड आपको पता होना चाहिए ये ऑयल से रिलेटेड है, जैसे इस बार प्रीलिम्स में शायद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आया था, ये किस रिलेटेड है, तो ये किसका इंडेक्स है, तो वैसे आपको ब्रेंट क्रूड इंडेक्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम न्यूज़ पढ़ते हैं। रोड ब्लॉक फॉर रेट ट्रांसमिशन, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन्स राइज बट एमसीएलआर स्टिल डोमिनेंट। The share of outstanding loans linked to external benchmarks like the repo rate introduced by the Reserve Bank of India rose significantly in the last 2 years। तो आरबीआई जो नया सिस्टम लेके आ रहे थे एक्सटर्नल बेंचमार्क्स, उससे पहले एमसीएलआर था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट,
तो अब धीरे धीरे एक्सटर्नल बेंचमार्क तो बढ़ रहा है पिछले 2 सालों से, लेकिन अगर डोमिनेंट देखो तो अभी भी जो बैंक लोन दे रही हैं वो MCLR के बेस्ड पर ही दे रही है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग। तो सबसे पहले क्या था, बेस रेट था, उसके बाद MCLR लेकर आए RBI, फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेकर आया। तो अभी भी हम देख रहे हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क बढ़ा है, लेकिन MCLR अभी भी डोमिनेंट वन है। तो ये RBI की रिपोर्ट में पता चला, मॉनिटरी ट्रांसमिशन इन इंडिया। एक्सटर्नल बेंचमार्क कराने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जो ट्रांसमिशन पॉलिसी है वो अच्छे से उसका ट्रांसमिशन हो सके। तो मॉनिटरी पॉलिसी के अच्छे से ट्रांसमिशन होने के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क का सिस्टम लेकर आए थे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।